जय भारत मित्रों, मैं शशिराज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने हिंदी के कुछ चीज़ों को देखा था, उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके साथ लेकर गया हूं हिंदी का लेक्चर नंबर 6। और जो आज हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो शायद आपको बोर्ड पे क्लियर हो रही होगी। जो मैंने पहला टॉपिक इधर डाल के रखा है विशेषण, और दूसरा इधर डाल के रखा है सर्वनाम। ये चीज़ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में जो हमने देखा था वो देखा था 2 प्रकार के, जो हमने शब्दों को बांटा था, कि विकारी और अविकारी। तो जो विकारी के अंदर जो थे वहां पर थे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। मैंने आपको संज्ञा लास्ट लेक्चर में पढ़ा दिया था। उसी के आगे आज जो हम जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला सर्वनाम और दूसरा विशेषण। तो मैं इसके बाद आता हूं, जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो विशेषण। विशेषण होता क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझिएगा। विशेषण वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं। मैंने क्या बोला? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। और एक रूल होता है इसका, इसको ध्यान रखिएगा। संज्ञा व सर्वनाम की जो विशेषता बतलाते हैं मतलब विशेषण, ये सदा ही सदा शब्द के पूर्व मतलब पहले आते हैं, और उसके बाद क्या आता है? शब्द आता है। समझ में आया होगा आपको ये चीज, है ना? विशेषण। अब नेक्स्ट चीज आती है, एक चीज और होती है प्रविशेषण और विशेष। एक ही चीज है, दोनों को कहना अलग अलग है, मतलब 2 शब्द है इनके। इसको बोला 2 बार में जाता है, मतलब 2 फॉर्म में जाता है। पहला होता है विशेष, दूसरा होता है प्रविशेषण। विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहा मैंने आपसे? विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण या फिर विशेष्य कहा जाता है। यदि मैं आपसे कहूं कि बहुत सुंदर लड़का, लड़का जो यहां पर आप देखेंगे क्या होगा? संज्ञा होगा। सुंदर क्या होगा? वो होगा विशेषण। और बहुत क्या होगा? प्रविशेषण। समझ में आया? जो यहां पर आपका शब्द है वो क्या रहेगा? लड़का। जो आपका विशेषण है वो क्या रहेगा? सुंदर। और जो आपका प्रविशेषण या फिर जो विशेष्य है वो क्या रहेगा? बहुत। चलिएगा, नेक्स्ट चीज जो है, इसकी आपने भी परिभाषा को देखा, और ये आते कहां, इसका रूल आप ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बतलाया था। जो भी शब्द होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, सदा ही सदा कहां पर आते हैं? वक्त शब्द के पूर्व में आते हैं, है ना? इसका एक रूल है यही वाला, बस। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपको हेडिंग डाल करके रखी है, ये जो लिखा हुआ है कि विशेषण के 4 भेद हैं, है ना? तो पहला जो होता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा जो आप देख रहे हैं वो होता है संख्यावाचक विशेषण। और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। अब हम इन चारों को इंडिविजुअली एक एक कर करके देखेंगे, है ना? जो पहला है उसको देखिएगा, क्या लिखा है मैंने यहां पर? गुणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, दशा या स्वाद का बोध कराते हैं। क्या बोला मैंने आपसे? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, दशा या स्वाद का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। यदि मैंने आपसे कहा कि खट्टा आम, क्या कहा मैंने आपसे? खट्टा आम। तो जो मैंने खट्टा आम बोला आपसे, यहां पर जो ये खट्टा है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये वास्तविकता बात है कि किसी भी संज्ञा किसका बता रहा है? स्वाद के बारे में बता रहा है। तो ये कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि गोल मेज, क्या मैंने आपसे क्या कहा? गोल मेज। मेज का मतलब होता है टेबल, गोल का मतलब होता है गोल। तो किसी ना किसी आकार का बोध करा रहा है या नहीं करा रहा है? तो ये किसी भी संज्ञा के आकार का बोध करा रहा है। तो इसकी परिभाषा में ही हमने ये देखा कि वह शब्द जो किसी संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार या दशा का बोध कराता है वो क्या कहलाता है? गुणवाचक विशेषण। मैं आपसे यदि कहूं कि लंबा लड़का, है ना? तो ये कहीं ना कहीं लंबा मतलब ऊंचाई में ज्यादा, तो ये कहीं ना कहीं उसकी दशा है या नहीं? मैं कहूं आपसे कि बोना लड़का, मतलब उसकी दशा है या नहीं? मतलब उसका छोटापन,
है ना। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के रंग, रूप, आकार, दशा या शौध का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। सेकंड चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब होता है नापतोल। क्या होता है परिमाण का मतलब? क्या होता है? नापतोल। तो वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के नापतोल का बोध कराए, है ना, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण। यदि मैंने आपसे कहा कि 2 किलो आम, मैंने क्या कहा आपसे? 2 किलो आम, है ना, तो ये जो आम है ये कहीं ना कहीं क्या है? संज्ञा है। और ये 2 किलो बोल रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं संज्ञा के पूर्व आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हमने एक चीज की डेफिनेशन में पढ़ी कि विशेषण होते क्या है। तो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। और ये सदा ही सदा वाक्य के शब्द के कहाँ आते हैं? पूर्व में आते हैं। तो यहाँ पर आपने 2 किलो किसी संज्ञा के पहले लिखा या नहीं लिखा? और ये 2 किलो आपने लिखा है, ये कहीं ना कहीं किसी चीज के नापतोल का बोध करा रहा है या नहीं करा रहा है ना। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा? 2 किलो, है ना। तो ये कौन सा विशेषण होगा? परिमाणवाचक विशेषण। यहाँ पर आप कह दे जैसे कि 5 किलो चीनी, या फिर आप कह दे कि 5 किलो शक्कर, तो यहाँ पर ये जो 5 किलो हमने जो लिखा है ये भी कौन सा विशेषण होगा? ये भी परिमाणवाचक विशेषण ही होगा। थर्ड चीज जो आते हैं वो है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हो, है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। यदि आप कहें कि 5 लड़के, तो मुझे बताओ ये 5 क्या है? किसी संख्या का बोध करा रहा है या नहीं करा रहा है ना। तो आपने बोला 5 लड़के, लड़के क्या है? संज्ञा है, ऑब्वियस सी बात है। उसके पहले क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 मतलब एक काउंटिंग की बात हो रही है नहीं, संख्या की बात हो रही है नहीं। तो वही चीज, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, है ना, उसे क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है ना। नेक्स्ट चीज होती है जो फोर्थ वाला है वो सार्वनामिक विशेषण। ये चीज मैं आपको अपने शब्दों में बतलाना चाहूंगा, जहां पर ज्यादा चीजें हों और वहां पर आप किसी एक चीज को उनमें से हाईलाइट करना चाहें, तो वहां पर जो चीज होती है वो क्या कहलाती है? सार्वनामिक विशेषण। यदि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, आप कहीं गए और बहुत सारी गायें वहां पर क्या बंधी हुई हैं, और आपसे किसी ने कहा कि वह गाय मारती है, तो मुझे ये बताओ वह गाय मतलब उनमें बहुत सारी गायों में से आपने किसी एक को क्या किया है? हाईलाइट किया, एक को इंडिकेट किया, एक को दर्शाया है पर्टिकुलर। तो जहां पर एक ग्रुप में से, एक झुंड में से किसी एक के ऊपर फोकस कर कर बोला जाता है, और वहां पर ऑब्वियस सी बात है या फिर निर्धारित सी बात यह है कि वहां पर आप किसका यूज करोगे? सर्वनाम का ही यूज करोगे। तो वही चीज जहां पर सर्वनाम विशेषण का कार्य करने लगते हैं, वहां पर उन सर्वनामों को क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। आपने एक झुंड में से कहा कि वह गाय मारती है, तो यहां पर आपने गाय के पहले ऑब्वियस सी बात मुझे आपने बताया गाय क्या है? गाय संज्ञा है या नहीं है? और संज्ञा के पहले आपने क्या लिखा है? सर्वनाम लिया या नहीं लिया? और परिभाषा में क्या देखा था विशेषण की कि ये जो सदा सदा किसके पूर्व आते हैं? संज्ञा के बदले, है ना। सॉरी, संज्ञा के कहाँ आते हैं? पूर्व में आते हैं। तो यहाँ पर आपने वह जो देखा है ये पूर्व में आया या नहीं आया संज्ञा के, और एक क्या है? सर्वनाम है। इसलिए क्या नाम देकर के रखा इसको? सार्वनामिक विशेषण। मैं आपको वापस से इसको बतला देता हूं। जब किसी झुंड में से किसी एक को दर्शाया जाता है, किसी एक की क्वालिटी को बतलाया जाता है, वहां पर कौन सा विशेषण होता है? तो वहां पर होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि आपकी क्लास है और मैं किसी से कहूं एक बच्चे को देख कर कि वह लड़का क्लास में प्रथम आया, तो स्पेशली मैंने किसको बोला है? एक बच्चे को वह। तो वहां पर जो वह होगा ये होगा सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम में यदि प्रश्न पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो याद रखिएगा विशेषण के 4 भेद हैं, है ना। ये 5वां एक और है तुलनात्मक, ये एक अलग चीज है पर इसको पढ़ना है। पर यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए आपसे कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपको ध्यान कितना रखना है कि विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है ना। ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चारों के चारों विशेषण के जो मैंने बताया वो समझ में आए होंगे।
जो नेक्स्ट हेडिंग आप नीचे देख रहे हो, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण है ना, तो तुलनात्मक कहीं ना कहीं शब्द आपने जो देखा, तो तुलनात्मक क्या होता होगा, तो वही चीज जहां पर दो मध्य या दो से अधिक मध्यों के बीच में तुलना की जाती हो, है ना, वहां पर कौन से विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। इन तीनों को हम लोग समझेंगे। मूल अवस्था क्या होती है उसको समझिएगा, तीनों की पहले परिभाषा समझिए, फिर मैं आपको उनको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मूल अवस्था जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाती हो, अप्रत्यक्ष मतलब जिससे भी आप उसकी तुलना करते हो वो वहां पर मौजूद नहीं होता, है ना। यदि आपने कहा कि राम श्रेष्ठ है, क्या कहा आपने कि राम श्रेष्ठ है, तो ये वाली अवस्था जो आपने यहां पर श्रेष्ठ लिया है, ये कौन सी अवस्था के उसमें होगा, ये मूल अवस्था के उसमें आएगा, है ना। पर आपने राम को श्रेष्ठ बोला है, तो कहीं ना कहीं आपने उसको श्रेष्ठ इसलिए बोला है क्योंकि आपने दूसरी चीजें आपने जो देखी हैं, जो आपने समझी है, उनमें कहीं ना कहीं ये व्यक्ति क्या है, श्रेष्ठ है। तो यही है मूल अवस्था कि जहां पर अप्रत्यक्ष रूप से तुलना की जाए और जिससे भी आप उसकी तुलना करते हो वो वहां पर मौजूद ना हो, वो वाली अवस्था कौन सी कहलाती है, वो अवस्था कहलाती है मूल अवस्था, है ना। सेकंड चीज उत्तर, इसको ध्यान रखने का एक चीज अच्छा है, उत्तर मतलब प्रश्न उत्तर, और ऑब्वियस सी बात है जब आप प्रश्न उत्तर करोगे तो कितने लोगों का होना अनिवार्य है, तो वहां पर आपको 2 लोगों का होना अनिवार्य है। वो कौन कौन से होते हैं, मतलब 2 लोगों का होना अनिवार्य है, वही चीज होती है ना। वो क्या कहलाती है, उत्तर अवस्था। जहां पर 2 मध्यों के बीच, जहां पर 2 मध्यों के बीच में तुलना की जाती है वो कौन सी अवस्था होती है, उत्तर अवस्था होती है ना। या तो आप ऐसा कहोगे, इसको देखिएगा 2 फॉर्म में होता है ना, एग्जाम में प्रश्न आता है इसी पे। आप इसको कहोगे कि राम श्याम श्याम की अपेक्षा श्रेष्ठ है। आपने क्या कहा कि राम श्याम की अपेक्षा श्रेष्ठ है। या फिर आप इसको सेकंड तरीके से भी लिख सकते हो, वो होगा कि राम श्याम से श्रेष्ठ तर है। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो अवस्था होती है, जो चीज मैंने अंडरलाइन करी उस पर ध्यान रखिएगा, मैं आपको बोल करके बतला रहा हूं। जो उत्तर अवस्था होती है, यहां पर 2 मध्यों के बीच में तुलना की जाती है ना। यहां पर जो आप देख रहे हो कि राम और श्याम की तुलना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही चीज। तो या तो इस कंडीशन में 2 ही चीज पॉसिबल है, आपको सेंटेंस बनाने हैं तो पहली, या तो उन दोनों शब्दों के मध्य आपको किस शब्द का यूज किया करना पड़ेगा या प्रयोग करना पड़ेगा, वो या तो आएगा की अपेक्षा, या फिर मूल शब्द के साथ आपको तर प्रत्यय लगाना होगा। और ये दोनों ही केस सही हैं। किस अवस्था के लिए, उत्तर अवस्था के लिए। आपने पहले बार में कहा कि राम श्याम की अपेक्षा श्रेष्ठ है, ये भी 100% करेक्ट है। या फिर आप इसको कहें कि राम श्याम से श्रेष्ठ तर है, तो जो श्रेष्ठ है ये आपका मूल शब्द है, और जो आपका ये तर है ये कौन सा है, ये तर प्रत्यय है। समझ में आया। और तीसरी अवस्था मैं आपको बतलाता हूं वो कौन सी है, इसको समझिएगा। जो तीसरी अवस्था आप देख रहे हैं ये है उत्तम अवस्था। उत्तम मतलब जहां पर 2 से अधिक मध्यों के बीच में तुलना की जाती हो, है ना, वो कौन सी अवस्था होगी, उत्तम अवस्था होगी। यहां पर या तो आप वाक्य में सबसे शब्द का प्रयोग करेंगे या फिर मूल शब्द के साथ तम प्रत्यय लगाएंगे। ये दोनों ही कंडीशन सही होंगी। किस अवस्था के लिए, उत्तम अवस्था के लिए। एग्जाम्पल देखिए, या तो आप कहेंगे कि राम सबसे श्रेष्ठ है, या फिर आप कहेंगे कि राम श्रेष्ठतम है। पहला जो था वहां पर आपने कौन से शब्द का प्रयोग किया, सबसे, या फिर जो सेकंड केस मैंने आपको बतलाया था वो बतलाया था कि मूल शब्द के साथ आप कौन सा प्रत्यय लगाकर भी इसको बना सकते हैं, वो होता है तम प्रत्यय लगाकर के भी आप इसको बना सकते हैं।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो विशेषण है इसके चारों भेद है ये क्लियर हो गया होगा। तुलनात्मक विशेषण है इसकी तीनों अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तर अवस्था, ये तीनों क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये होता है, जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सर्वनाम। इस चीज को मैं रब कर देता हूँ। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम किसे कहा जाता है वो बताइए आप लोग। तो आप लोग कहेंगे कि सर वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं, है ना। आप मुझसे कहेंगे कि सर वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। और यदि फिर मैं आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछूं कि सर्वनामों का मूल उद्देश्य क्या है, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो आप मुझे जवाब देंगे सर संज्ञा की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, जब संज्ञा बार बार रिपीट होती है उसको रोकने के लिए या फिर संज्ञा की आवृत्ति को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया इसकी डेफिनेशन या परिभाषा, है ना। अब आगे मूव करते हैं अपन, आगे मूव करते हैं। इसको मैंने आगे नेक्स्ट चीज जो लिखी है उसमें लिखा है कि इसके 6 प्रकार हैं या फिर सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बदले आते हो। क्या कहा मैंने आपसे कि वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बदले आते हैं उन सर्वनामों को क्या कहा जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम को फर्दर देख रहे हो, आगे देख रहे हो, 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है उत्तम पुरुष, सॉरी तीन इसमें बांटा गया। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। इस चीज को समझने के लिए आपको 2 चीज समझनी पड़ेंगी। मैं बोल रहा हूं या बक रहा हूं तो मैं क्या होऊंगा, फर्स्ट पर्सन मतलब वक्ता, और आप सुन रहे हैं तो आप क्या होंगे, श्रोता, है ना। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि इसकी परिभाषा जो है उनमें कहीं ना कहीं ये टर्मिनोलॉजी का यूज किया गया है, इन शब्दों का यूज किया गया है। जो बोल रहा है वो कौन कहलाता है, वक्ता, और जो सुन रहा है वो कौन कहलाता है, श्रोता, है ना। तो उत्तम पुरुष जो सर्वनाम होते हैं, वे सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए प्रयोग में लाता हो, वे सर्वनाम जो वक्ता अपने लिए प्रयोग में लाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं और हम, यदि मैंने बोला कि मैं, तो मैं मतलब मैं स्वयं, और यदि मैं कहूंगा हम, तो हम में मैं भी आप में शामिल हूं या नहीं हूं, वही चीज। तो वे सर्वनाम जो वक्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग में लाता हो, अपने लिए प्रयोग में लाता हो, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से होंगे, मैं और हम। सेकंड होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयोग में लाए जाते हो उन्हें क्या कहा जाता है, मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है ना। इसके अंदर जो सर्वनाम आते हैं वो आते हैं तुम, तू और आप, है ना। तो ये सर्वनाम मैं किसके लिए प्रयोग में लूंगा, मैं श्रोता के लिए प्रयोग में लाऊंगा, है ना। तीसरा जो होता है अन्य पुरुष, तो वे सर्वनाम जो वक्ता ना ही अपने लिए और ना ही श्रोता, सॉरी, वे सर्वनाम जो ना ही अपने लिए और ना ही श्रोता के लिए प्रयोग में लाए जाते हो बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हो, उन सर्वनामों को क्या कहा जाता है, उन सर्वनामों को अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। आप जैसे कहेंगे कि वह, वे या ये, तो यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं और 2 लोग, मतलब आप वक्ता और आप श्रोता, आप में आपस में बात करी, आपने कहा कि वह जा रहा है, तो मुझे बताएं वो सर्वनाम ना ही आपने अपने लिए, मतलब ना ही मैंने अपने लिए और ना ही आपके लिए बल्कि एक तीसरे के लिए यूज किया, वह, तो वही सर्वनाम है ना। वह, वे, यह, ये किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट सेकंड जो लिख रहा है वो लिख रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम जो निश्चित संज्ञा के बदले आते हो, किसके बदले आते हो, निश्चित संज्ञा के बदले आते हो, उन्हें क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यदि आप 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, आपने कहा कि वह चला गया, क्या कहा आपने कि वह चला गया, तो ये 110% निश्चित है कि आपको और उसको पता है कि वह गया कौन है ना। यदि आप कहें वहीं पर कि वे चले गए, तो आप मुझे बताएं आपको और उसे पता है या नहीं पता कि वे गए कौन है। तो वही कि वे सर्वनाम जो निश्चितता का बोध कराते हैं और निश्चित संज्ञा के बदले आते हैं,
उन सर्वनामों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सेकंड चीज, इसके आगे जो तीसरा पार्ट है इसका, सॉरी तीसरा जो भेद है वो था अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक क्या होते हैं? तो वे सर्वनाम जो अनिश्चित संज्ञा के बदले आते हैं और अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उन सर्वनामों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा इसको। आप घर पर अकेले हैं, शाम को आपके पेरेंट्स आए और आपसे उन्होंने प्रश्न किया कि कोई आया था क्या बेटा? तो आपने यदि रिप्लाई में दिया था कि हाँ कोई आया था, आपने उनका रिप्लाई में क्या दिया कि हाँ कोई आया था। तो जब आपने कोई बोला वहां पर, तो यहां पर जो कोई है ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है। मतलब ये आपको पता नहीं है कि हाँ कोई आया तो था, पर पता नहीं है मुझे कि कोई आया था, इसलिए आपने वहां पर क्या रिप्लाई दिया आपके मदर या फादर को कि हाँ कोई आया था। तो ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है या नहीं करा रहा? तो वही चीज, वे सर्वनाम जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं और अनिश्चित संज्ञा के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है ना। नेक्स्ट चीज होती है निजवाचक सर्वनाम। ये दो अभी बच्चे इनको देखेंगे जस्ट अभी, पर अभी ये देख लीजिएगा आप। तो निजवाचक, निज मतलब क्या होता है? निजी वस्तु आप जैसे बोलते हैं ना, मतलब खुद की वस्तु, वही चीज है। वे सर्वनाम जो वक्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग में लाता हो। आपने बोलेंगे सर स्वयं के लिए तो आपने उत्तम में भी बोला था, पर उत्तम में स्वयं में अकेला ही नहीं था। वहां पर यदि जब मैं हम बोलूंगा तो हम में आप और सब ज्यादा लोग हो जाएंगे इकट्ठे एक ग्रुप में। पर यहाँ पर जो निजवाचक है, निज में मतलब स्वयं एक ही व्यक्ति, तो वे सर्वनाम जो वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग में लाता है उन्हें क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण मैं आपको दूं तो आप कई बार ऐसा बोलते हैं कि खुद ब खुद कर लूंगा। आपने क्या बोला? खुद ब खुद कर लूंगा। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी का उदाहरण है। आप क्या बोलते हैं कि स्वयं कर लूंगा, तो आपने क्या बोला? स्वयं मतलब मैं खुद, तो ये स्वयं भी इसका उदाहरण है निजवाचक। या फिर आप बोलेंगे मैं स्वतः कर लूंगा, तो स्वतः भी किसका उदाहरण है? ये भी निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण है। समझ में आया होगा आपको, है ना। जो दो चीज बची है उनको अपन वापस से कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं उसे अपन अभी समझते हैं, है ना। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक क्या होते हैं? प्रश्न का मतलब क्या होता है? प्रश्न का मतलब होता है किसी प्रश्न किया गया और उसका क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए, वही चीज। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हो, पर ये जो प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द किसी संज्ञा के बदले में आते हैं, जब उन्हें क्या कहा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आप ऑफिस में आप बॉस है और आपका किसी ने डोर नॉक किया और आपने अंदर से बोला कि कौन आया। आपने यहां पर क्या यूज किया? कौन। कौन कहीं ना कहीं सर्वनाम है हमारा, है ना। तो रिप्लाई में जैसे कि राम खड़ा है, तो वहां से वो कहेगा आपको कि सर मैं राम आया हूं। तो यहां पर कौन के बदले में क्या आया? राम आया या नहीं आया? और राम क्या है? संज्ञा है। और इसकी परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आपका ये कौन है ना, इसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम की कैटेगरी में रखा जाता है। लास्ट जो हमारा बचा है वो बचा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होते हैं संबंधवाचक? वे सर्वनाम जो दो शब्दों के मध्य संबंध बतलाते हैं और संज्ञा के बदले में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि आप इन चीजों को देखेंगे कि ये युग्म में आते हैं। युग्म में आते हैं मतलब शब्दों के कॉम्बिनेशन में, दो शब्दों के साथ में आते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। मैं यदि आपसे कहूं कि जैसा बोया वैसा काटा, तो जैसा और वैसा कहीं ना कहीं कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम ही है। कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ हमने आज जो हमारा 6th लेक्चर है इसमें देखी, वे सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो खत्म होने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी सब्जेक्ट में किसी चीज़ के ऊपर डाउट है, जो आपके लेक्चर्स दिए जाते हैं, जो आपके वीडियोस होते हैं, उसमें आपको किसी भी चीज़ पर डाउट है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत होकर के कमेंट सेक्शन में अपने
क्वेरीज जो भी हैं, जो आपके डाउट्स हैं, उनको डालेंगे। उसी के आधार पर हम धीरे धीरे लास्ट में जब एक दो लेक्चर्स के जो भी डाउट होंगे उनको इकट्ठे एक वीडियो में आपके लिए क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत।